नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी और आपके साथ मैं हूं अमृता चौरसिया। शुरुआत हेडलाइन से। उपराष्ट्रपति का तेज आर्थिक विकास के लिए नीतियों में पारदर्शिता और मुकदमों के जल्द निपटारे पर जोर। इलाहाबाद में हाईकोर्ट की एनेक्सी बिल्डिंग का किया उद्घाटन। कहा, लोक और ग्राम अदालतों से लंबित मामलों की संख्या होगी कम। ओडिशा में भारी बारिश से गजपति जिले में भूस्खलन, 12 लोगों की मौत और 4 लापता। तितली चक्रवात से राज्य में 60 लाख से अधिक लोग पीड़ित। मुख्यमंत्री ने किया हवाई सर्वेक्षण। आंध्र ने मांगी 1200 करोड़ रुपए की सहायता राशि। जयपुर में जीका वायरस से पीड़ितों की संख्या बढ़कर हुई 51। शहर के शास्त्री नगर के अलावा अन्य जगहों से लिए गए नमूनों में भी मिला वायरस। निगरानी टीमों की संख्या 50 से बढ़ाकर की गई 170। जम्मू कश्मीर में शहरी निकाय चुनाव के तीसरे चरण में 96 वार्ड के लिए मतदान पूरा। बारामूला में 75% और सांबा जिले में 81% से ज्यादा मतदान। 49 वार्डों में पहले ही हो चुका है निर्विरोध निर्वाचन। और हैदराबाद टेस्ट के दूसरे दिन भारत ने पहली पारी में 4 विकेट पर बनाए 308 रन। अजिंक्य रहाणे 75 रन और ऋषभ पंत 85 रन बनाकर नाबाद। पृथ्वी शॉ ने खेली 70 रन की ताबड़तोड़ पारी। 311 रनों पर सिमटी वेस्टइंडीज की पहली पारी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने न्यायिक व्यवस्था में लंबित मामलों की बढ़ती फहरिस्त पर चिंता जताई है और इनके जल्द से जल्द निपटारे पर जोर दिया। इलाहाबाद में हाईकोर्ट की एनेक्सी बिल्डिंग के उद्घाटन के मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि लोकतंत्र की बुनियाद को मजबूत करने में न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शनिवार को इलाहाबाद में हाईकोर्ट की एनेक्सी बिल्डिंग का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने अदालतों में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई। उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश की अलग अलग अदालतों में टैक्स से जुड़े तकरीबन 95,000 मुकदमे 3 साल से भी ज्यादा समय से लंबित पड़े हैं और इन मामलों में 3 लाख करोड़ रुपए की कर राशि भी अटकी हुई है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश के तीव्र आर्थिक विकास के लिए नीतियों में पारदर्शिता और मुकदमों का जल्दी निपटान जरूरी है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति ने तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा दिए जाने पर भी जोर दिया। We need to ensure that there is a transparent, predictable policy regime and a sound judicial and regulatory system in place. The robust regulatory architecture gives confidence to investors. At the same time, I want to caution, regulation is very much required. Regulation should not become a strangulation. Time-bound approval of applications and disposal of appeals is absolutely essential. You also set up a separate Center for Information Technology to digitize रिकॉर्ड्स। उपराष्ट्रपति ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से लोक अदालतों, ग्राम न्यायालयों, फास्ट ट्रैक कोर्ट, ई कोर्ट और मध्यस्थता प्रणाली को बढ़ावा दिए जाने के लिए उठाए गए कदमों की सराहना भी की। ग्रामीण न्यायालयों की जरूरत पर जोर देते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि इससे किसानों को सहूलियत होगी और कम खर्च में न्याय मिल सकेगा। उन्होंने निचली अदालतों में मातृभाषा में कामकाज पर जोर दिया। The court has encouraged the mediation process and pre-litigation lok adalats. Results have been encouraging. I am told lok adalats in 2016-17 alone could settle around 11 lakh cases involving around rupees 400 crores. Similarly, 7,500 cases were settled through mediation. Similarly, I will suggest that your High Court should make use of Gram Nyayala scheme for rural areas. This will relieve farmers and villagers of hardship and exuberant cost of litigation. उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमारे संविधान में न्यायपालिका को सर्वोच्च रखा गया है, लेकिन विधायिका और न्यायपालिका का एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र का सम्मान जरूरी है। उन्होंने कहा कि भारतीय समाज तेजी से बदल रहा है, साइबर अपराध जैसी नई चुनौतियां आ रही हैं। साथ ही अदालतों के सामने महिलाओं और पिछड़े तबकों के लोगों को संवैधानिक अधिकार और न्याय दिलाने की चुनौती है। उपराष्ट्रपति ने उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में खाली पड़े पदों की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि सरकार इन पदों को भरने के लिए लगातार प्रयासरत है। राजकमल राव,
राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज दिल्ली में डेंटल स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन एंड डेंटल सर्जन कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि डेंटिस्ट के तौर पर चिकित्सकों की बड़ी जिम्मेदारी ओरल कैंसर से लड़ाई की है, जो देश में कैंसर के मरीजों में सबसे ज्यादा है। उन्होंने चिकित्सकों को ग्रामीण इलाके में कैंप लगाने की सलाह दी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि साल में 15 उन्हें ग्रामीण इलाकों में मुफ्त में इलाज करना चाहिए। इससे गरीब जरूरतमंदों को मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि लोगों की स्वास्थ्य, शिक्षा और देखभाल में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती। In those medical camps, what I am trying to tell the doctors is, before taking the treatment, give them an advice. Speak about the preventive steps to be taken, about the tooth decay, about the bad smell that's likely to come, about the other complications, all these things. Because doctor saying something, people will hear with rapt attention and then try to follow also. So keeping that in mind, and we also have now modern days of technology and information and IT, social media, general media, radio, TV, newspapers, you can write articles, you can interact. Nowadays, some of the doctors are doing it. Important doctors, of course. They're all doing it, and some of the newspapers are really socially conscious enough to spare some time to educate the society about all these evils. As I told you about sedentary lifestyle, food habits, and if you educate the people in a proper manner, definitely at least some section of the people, they will be benefited. So education is one activity that has to be taken. Sedentary lifestyles, consumption of junk food, use of excessive alcohol and tobacco are among the causes for an increase of the non-communicable disease in the country. This trend has to be reversed, and people must be made aware of leading a healthy lifestyle by taking balanced diet and taking part in physical activities including yoga. विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में करारा झटका लगा है। पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रामदयाल उइके ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। रामदयाल उइके दोबारा से बीजेपी में शामिल हो गए हैं। रामदयाल उइके ने बिलासपुर में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में आज पार्टी की सदस्यता ली। बीजेपी ज्वाइन करने पर रामदयाल उइके ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस में आपसी मतभेद ने उन्हें निराश कर दिया और इसी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया है। ये पार्टी है, पार्टी के दरवाजे खुले रहते हैं और जो व्यक्ति हमारे साथ जुड़ा ही था तो उसने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुला। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक और पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव सरोज पांडे भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि उइके की बीजेपी में वापसी पार्टी को राज्य में मजबूती दिलाएगी। 4 बार के विधायक रामदयाल उइके वर्तमान में छत्तीसगढ़ की पाली तानाखार सीट से विधायक हैं। उन्होंने 2003 में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में प्रवेश किया था। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज होता जा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज जगदलपुर और रायपुर में बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बूथ कार्यकर्ताओं ने बीजेपी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाने में खूब मेहनत की। उन्होंने कहा कि आज 1800 से ज्यादा विधायक बीजेपी के हैं। पार्टी 19 राज्यों में सरकार चला रही है। अमित शाह ने कहा कि कुछ लोग इसे बीजेपी का शिखर मान रहे हैं, लेकिन पार्टी के लिए अभी पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल जीतना है। उन्होंने चौथी बार राज्य में बीजेपी की सरकार बनाने के लिए लोगों का समर्थन मांगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को बीमारू राज्य बनाकर रखा, लेकिन बीजेपी शासन के दौरान राज्य विकास की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। किंतु आप सभी से एक निवेदन, अपना अपना मोबाइल निकालें। आज पूरे छत्तीसगढ़ में एक भी भूखा आदमी नहीं जिसके पेट में चावल न पहुंचता हो। सिर्फ 1 रुपये में चावल, चना, नमक देने का काम ये चावल वाले बाबा ने छत्तीसगढ़ की गरीब जनता में किया। एक भी गांव ऐसा नहीं है जिसके अंदर लाइट नहीं है। एक भी गांव ऐसा नहीं है जिसको रोड से जोड़ा नहीं गया। एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां स्कूल नहीं है। एक भी मंडल ऐसा नहीं है जहां पब्लिक हेल्थ सेंटर नहीं बना है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद शनिवार को बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
मायावती ने बिलासपुर में चुनाव अभियान की शुरुआत की। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा कि अब गठबंधन के लोगों की ये कोशिश होनी चाहिए कि हमारे ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशी चुनाव जीत कर आए, ताकि ये गठबंधन अपने बलबूते बहुमत की सरकार बना सके। उन्होंने कहा कि राज्य में हमारी सरकार बनने पर दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, गरीबों, मजदूरों और व्यापारियों का विकास होगा। साथ ही जनता, कांग्रेस और बीएसपी गठबंधन की सरकार बनने के बाद राज्य से नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में विकास होगा तो नक्सलवादी गतिविधियां कम होंगी। राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए मायावती ने कहा कि आदिवासी और दलित विरोधी सरकार होने की वजह से नक्सली गतिविधियां बढ़ी हैं। रैली को संबोधित करते हुए मायावती ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। बीएसपी ने नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के साथ गठबंधन किया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का चुनाव 2 चरणों में 12 और 20 नवंबर को होगा। सरकार बनने पर ही तभी फिर यहाँ सर्व समाज में से खासकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम, ईसाई व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ गरीबों, मजदूरों, किसानों, व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों का भी सही विकास व उत्थान हो सकता है और तभी फिर यहाँ वास्तव में नक्सलवादी गतिविधियां भी काफी हद तक खत्म हो सकती हैं। जम्मू कश्मीर में शहरी निकाय चुनाव के तीसरे चरण के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच आज वोटिंग हुई। इस चरण में 207 में से 96 वार्डों के लिए वोट डाले गए। इस दौर की 49 वार्डों पर पहले ही निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। जम्मू संभाग के सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोगों की लंबी कतारें लगी रहीं। महिलाओं और युवाओं में मतदान को लेकर खासा उत्साह देखा गया। सांबा जिले में 81.4% वोट पड़े, तो वहीं बारामूला में 75.3% मतदान हुआ। कश्मीर घाटी में वोटिंग कम हुई। अनंतनाग में 3.2% और श्रीनगर में 1.8% वोट पड़े। इस चरण में 365 उम्मीदवार मैदान में हैं। अक्टूबर को दूसरे चरण के लिए और 8 अक्टूबर को पहले चरण के लिए वोट डाले जा चुके हैं। दोनों चरणों में 47% से ज्यादा वोट डाले गए। चौथे और आखिरी चरण में 132 वार्ड के लिए 16 अक्टूबर को मतदान होगा। वोटों की गिनती 20 अक्टूबर को होगी। जम्मू कश्मीर में 13 साल बाद शहरी निकाय चुनाव हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के बबगुंड इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में आज सुबह एक हिजबुल आतंकी मारा गया। सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। शुक्रवार देर रात सुरक्षा बलों को आतंकियों के यहां पर छुपे होने की खबर मिली। इसके बाद इलाके की घेराबंदी कर दी गई। सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान शुरू किया और इस दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी कर दी। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने आतंकी को मार गिराया। रात उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर कस्बे में आतंकवादियों ने एक पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया है कि आतंकवादियों ने पुलिसकर्मी जावेद अहमद के वारपुरा स्थित घर में उन पर गोलियां चलाईं। अहमद ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। राजस्थान की राजधानी जयपुर में जीका वायरस से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़कर अब 51 हो गई है। इनमें 11 गर्भवती महिलाएं हैं। मरीजों में 3 छात्र भी शामिल हैं जो सिंधी कैंप के बगल में राजपूत हॉस्टल से हैं। सिंधी कैंप से लिए गए मच्छरों के कुछ नमूनों में जीका वायरस मिला है। पहले जो मरीज पॉजिटिव पाए गए थे वो शास्त्री नगर इलाके से थे। शहर के अलग अलग इलाकों से भी नमूने जमा करने का काम आज भी जारी रहा। शहर में पहला मामला 22 सितंबर को सामने आया था। वायरस का फैलाव रोकने के लिए शहर के कई इलाकों में फॉगिंग और दूसरे जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। इस बीच राहत की बात यह है कि 30 मरीजों पर इलाज का असर हो रहा है। स्थिति पर नजर रखने के लिए नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल में कंट्रोल रूम बनाया गया है। जयपुर में निगरानी टीमों की संख्या 50 से बढ़ाकर 170 कर दी गई है। We have surveyed about 60,000 households and vector surveillance is being done, fever surveillance is being done. Lot of treatment for vector control is being done, and more than 200 teams are visiting these houses every day. So the vector density has reduced considerably. We have identified fever patients, we have identified pregnant women, and samples are being drawn. Testing is on. चक्रवाती तूफान तितली के कारण ओडिशा के गजपति जिले में भूस्खलन से 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लापता हैं। तितली तूफान के ओडिशा से गुजरने के बाद कई जिलों में भारी बारिश अब भी जारी है। गजपति जिले में एनडीआरएफ की टीमें राहत बचाव के साथ पीड़ितों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का काम कर रही हैं। और इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने गंजाम, गजपति और रायगढ़ जिले का हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा है कि राहत बचाव का काम तेजी से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द ही प्रभावित जिलों के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया जाएगा। राज्य में बनाए गए 963 राहत शिविरों में 1,27,262 लोग रह रहे हैं। भारी बारिश के कारण गंजाम, गजपति, रायगढ़, पुरी, कंधमाल और केंद्रपाड़ा में बाढ़ आ गई है। तितली तूफान से राज्य के 60 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए दक्षिणी और मध्य डिवीजन कर्मचारियों की दशहरा की छुट्टी रद्द कर दी है। During my morning visit, aerial tour of the affected districts of Gajpati, Ganjam and Raigada, I found that extensive damage has been done to the agricultural crops, the roads, the trees, and in the energy sector. The tragic incident of the landslide in Gajpati has been most unfortunate. और इस बीच तितली तूफान से प्रभावित आंध्र प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से 1200 करोड़ रुपए की अंतरिम सहायता राशि की मांग की है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सहायता मांगी है। तितली तूफान से आंध्र प्रदेश के श्रीकुलम और विजयनगर जिले में सबसे ज्यादा असर हुआ है। एन चंद्रबाबू नायडू ने इन जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री के मुताबिक तितली तूफान से 2,800 करोड़ रुपए का अनुमानित नुकसान हुआ है। वहीं तितली पूर्वोत्तर की ओर बढ़ गया है। मौसम विभाग ने तूफान के असर से अगले 24 घंटों में असम, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर के कई जगहों पर तेज बारिश होने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने खराब मौसम के कारण मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी है। भारत उन गिने चुने देशों में शामिल हो गया है जिसकी नौसेना के पास डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल यानी कि DSRV है। इस व्हीकल को नौसेना में शामिल कर लिया गया है। इसके जरिए दूर समुद्र में संकट में फंसी सबमरीन को बचाया जा सकता है। नौसेना के प्रवक्ता कैप्टन DK शर्मा ने बताया कि अब भारत के पास संकट में फंसी सबमरीन का पता लगाने और उसे बचाने की क्षमता है। अभी तक ये क्षमता अमेरिका, चीन, रूस और कुछ अन्य देशों के पास थी। डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल का उपयोग समुद्र में तार बिछाने के लिए होता है। उन्होंने बताया कि दूसरा DSRV अगले साल नौसेना में शामिल किया जाएगा। और असम के गुवाहाटी में आज एक विस्फोट में महिला समेत 4 लोग मामूली रूप से घायल हो गए। ये विस्फोट पान बाजार इलाके में शुक्लेश्वर घाट के पास हुआ।
असम के डीजीपी कुलधर सैकिया ने बताया कि विस्फोटक उपकरण के जरिए ये ब्लास्ट किया गया। उन्होंने कहा कि जांच के बाद ये पता चलेगा कि इसमें किसी उग्रवादी संगठन का हाथ है या नहीं। इस वारदात के बाद असम में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। This blast, the explosion, whatever, we are yet to decide and conclude who has done it, right? If anybody claims it, we'll look into it. But as of now, we are busy in collecting whatever remnants here, whatever debris here, and our FSL people, how they are looking at it. भारत को एक बार फिर से संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य चुन लिया गया है। शुक्रवार को हुई वोटिंग में सभी उम्मीदवार देशों के बीच भारत को सबसे ज्यादा वोट मिले। 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के पक्ष में 188 वोट डाले गए। भारत अगले 3 साल तक यूएन के शीर्ष मानवाधिकार संस्था का सदस्य बना रहेगा और ये कार्यकाल अगले साल 1 जनवरी से शुरू होगा। परिषद के सदस्य गुप्त मतदान के जरिए पूर्ण बहुमत के आधार पर चुने जाते हैं और भारत के अलावा 17 और देश परिषद के सदस्य चुने गए हैं। सदस्य चुने जाने के लिए उम्मीदवार देश को कम से कम 97 वोटों की जरूरत होती है। मानवाधिकार परिषद में एशिया प्रशांत क्षेत्र में कुल 5 सीटें हैं और इसके लिए भारत के अलावा फिजी, बांग्लादेश, बहरीन और फिलीपींस ने भी नामांकन भरा था। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने इसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत की जीत बताया है। उन्होंने कहा कि वोटिंग के नतीजे वैश्विक पटल पर भारत की मजबूत स्थिति को दर्शाते हैं। भारत पहले भी 2 बार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य रह चुका है। इससे पहले भारत 2011 से 2014 और 2014 से 2017 की अवधि के लिए मानवाधिकार परिषद के लिए चुना जा चुका है। भारत का पिछला कार्यकाल 31 दिसंबर 2017 को खत्म हुआ था। India's victory today at the United Nations General Assembly during the elections to the Human Rights Council is a reflection of the high standing that our country enjoys globally. We are grateful to the many friends that we have across the globe who came out and voted in such large numbers to ensure that India got the highest number of votes among all the 18 candidates. We'd like to assure them that India will continue its balanced and moderate approach towards the promotion and protection of human rights globally. स्वामी विवेकानंद के विचारों की प्रासंगिकता पर आज कन्याकुमारी स्थित विवेकानंद केंद्र की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष निवेदिता भिड़े ने व्याख्यान दिया। दिल्ली स्थित विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में विमर्श नामक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने वैचारिक स्तर पर राष्ट्रीय पुनरुत्थान का जो दर्शन दिया वो आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि जिसके अंदर आध्यात्मिक गहराई होती है वही जीवन की सच्चाई को समझ सकता है। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद में एक ऐसी सकारात्मकता थी जो उनका नाम लेकर हम जहां भी जाते हैं वहां स्वागत ही होता है। कार्यक्रम में विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के निदेशक अरविंद गुप्ता के अलावा कई हस्तियां मौजूद रहीं। जीवन का दुख पचाने की जो ताकत है वो भी उन्होंने गरीबों में देखी, किसानों में देखी, जब वो गांव-गांव जा रहे थे। और जिसकी आध्यात्मिक गहराई होती है वही जीवन के चुनौतियों को बहुत आसानी से झेल सकता है, हंसते हुए, सहजता से। नेपाल की माउंट गुरजा चोटी पर हिमस्खलन की वजह से 9 पर्वतारोहियों की मौत हो गई है। मरने वालों में दक्षिण कोरिया के 5 पर्वतारोही शामिल थे और 5 नेपाली गाइड थे। 3500 मीटर की ऊंचाई पर यह हादसा हुआ। शवों को लाने के लिए एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर मौके पर रवाना किया गया है। पर्वतारोही का दल 7 अक्टूबर को गुरजा गांव से रवाना हुआ था। कुछ दिनों के खराब मौसम के बाद दल ने 3500 मीटर की ऊंचाई पर रुकने की योजना बनाई थी। गुरजा पर्वत की चोटी पर पहुंचने के लिए उन्हें करीब 3700 मीटर चढ़ाई और करनी थी। आंधी और खराब मौसम के कारण पर्वतारोहियों ने वहां कैंप लगाए हुए थे जो हिमस्खलन के चलते तबाह हो गए। पश्चिम नेपाल स्थित माउंट गुरजा पर्वत की ऊंचाई लगभग 7193 मीटर है। और अब खेल की खबरें। हैदराबाद में जारी दूसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक अपनी पहली पारी में 4 विकेट पर 308 रन बनाए हैं। ऋषभ पंत 85 और उप कप्तान अजिंक्य रहाणे 75 रन पर नाबाद हैं।
अपने पहले टेस्ट में ही शानदार शतक लगाने वाले पृथ्वी शॉ ने ताबड़तोड़ 53 गेंदों में 70 रनों की शानदार पारी खेली। इससे पहले वेस्टइंडीज की टीम पहली पारी में 311 रन पर सिमट गई। वेस्टइंडीज की ओर से रॉस्टन चेज ने 106 रनों की शतकीय पारी खेलकर टीम के स्कोर को 300 के पार पहुंचाने में अहम रोल निभाया। वेस्टइंडीज के उप कप्तान जेसन होल्डर ने 52 रन बनाए। भारत की ओर से उमेश यादव ने सबसे ज्यादा विकेट लिया। उमेश यादव ने 88 रन देकर 6 विकेट अपने नाम किए। उमेश यादव के अलावा कुलदीप यादव ने 3 और अश्विन ने 1 विकेट हासिल किया। पहली पारी के आधार पर भारत वेस्टइंडीज से सिर्फ 3 रन ही पीछे है। I mean, well placed. At one time, the match was sort of hanging in the balance, 160 for 4, but got a good partnership going. So from that perspective, 2 set batsmen at the crease, so it's a good position to be in. और नवरात्र के मौके पर दृष्टिबाधित बच्चियों का खूबसूरत गरबा नृत्य काफी पसंद किया जा रहा है। खास बात यह है कि इस गुजराती गीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है, जिसके बोल हैं घूमे एनो गरबो। आइए देखते हैं इसकी कुछ झलकियां। गाय तेनु गरबो ने झीले तेनु गरबो, गाय तेनु गरबो ने झीले तेनु गरबो के गरबो छे सत अने गरबो अक्षत छे, गरबो माताजीनु कंकु रळियात छे, गरबो गुजरातनी गरबी मीरात छे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।